हेलो एवरीवन। कल हमने की थी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास। ठीक है, देखो कल सिंपल हमने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास हैं उनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में वर्नर ने सबसे पहले बताया था, लेकिन वो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए थे और उसी के बाद में फिर सैडविक ने अपनी थ्योरी दी थी और जिसके थ्रू हमें क्या एक टर्म मिली थी, AN रूल का हमें पता चला था। लेकिन जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं वही क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को भी डिफाइन करती हैं। तो हमने बताया था कि नॉर्मली हमारे पास 3 थ्योरी थी। एक हमारे पास क्या थी, फर्स्ट VBT, सेकेंड हमारे पास क्या थी, CFT, एंड थर्ड हमारे पास क्या थी, MOT। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, VBT के बारे में पढ़ेंगे। देखो VBT हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा या फिर मेन जो टॉपिक होंगे वो यहाँ पर इसके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं VBT थ्योरी की। तो VBT थ्योरी किसने डेवलप की थी? VBT की अगर हम थ्योरी की बात करें तो किसने डेवलप किया था इसे? पोलिंग ने डेवलप किया था इसे। ठीक है, मेनली उसने क्या बताया यहाँ पर, पोलिंग ने बताया कि हमें ये तो पता चल गया कि जो मेटल आयन है हमारा, और या फिर हम कह सकते हैं मेटल एटम है और लीगेंड हमारे पास, दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे से बाउंड हो रहे हैं। लेकिन किस बॉन्ड के थ्रू बाउंड हो रहे हैं वो उसने बताया कि जो ये हमारा बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा हमारे पास। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर उसने एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया और उसने बताया कि जो हमारे मेटल आयन है और जो लीगेंड है हमारे पास, ठीक है, तो जो मेटल आयन होगा उसकी क्या होगी, जो ऑर्बिटल्स होंगी वो कैसी होंगी, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स होंगी, या कह सकते हैं हाइब्रिड्स ऑर्बिटल होंगी हमारे पास। और जो लीगेंड होगा उसकी कैसी रहेंगी, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहेंगी ऑर्बिटल, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास क्या रहेगा, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेगा हमारा। ठीक है, तो सिंपल जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें क्या बताया कि मेटल आयन और लीगेंड आपस में बॉन्ड होंगे और जो बॉन्ड हमारा है वो कैसा होगा, प्योरली कोवेलेंट होगा। दूसरा उसने बताया कि जो मेटल आयन है वो क्या होंगे, उसके हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होंगी और जो लीगेंड है उसकी फुली फिल्ड ऑर्बिटल रहेंगी और दूसरा क्या रहेगा, उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेगा। तो वहीं पर क्या हो सकती है, बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगी और हमारे पास क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो मेन अजम्पशंस दिए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशंस था हमारे पास कि हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो जो हमारी मेटल कैटायन या एटम है, ठीक है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। ऑर्बिटल हमारे पास जैसे क्या है, S, P और D हमेशा, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगी ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन सिंपल सी बात है कि जो हम मेटल कैटायन यूज कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि अगर सेम नहीं होगी तो वहाँ पर बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगी हमारे पास। क्लियर है यहाँ से? दूसरा जो असम्पशंस था वो यहाँ पर क्या दिया है मेनली, कि जो हमारी वैकेंट ऑर्बिटल हैं ये पहले क्या करेंगी, किसके अंडर को जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जाएंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये किस में कन्वर्ट होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, जैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कन्वर्ट होगी तो ये किसके पास जाएंगी या किसकी डायरेक्शन में मूव करेंगी, लीगेंड के डायरेक्शन में मूव करेंगी। क्लियर है, और वहाँ से हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो मेनली क्या रीजन क्या है कि जो ऑर्बिटल वैकेंट है वो पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई है। देखो हमने ये तो बता दिया कि हमारे पास S, P और D है। अगर हम बात करें तो जब भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास आता है तो एनर्जी सेम रहती है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, S के लिए भी, P के लिए भी, D के लिए भी और F के लिए भी। लेकिन जैसे ही हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, S, P और D की एनर्जी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो जब ये हाइब्रिड फॉर्म के अंदर आ जाती है वहाँ से, तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम एनर्जी या और क्या रहेगा, सेम हमारे पास ज्योमेट्री। ठीक है, तो सेकेंड अजम्पशन क्लियर है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड अजम्पशन की। यहाँ पर उसने बताया, हमने ये पहले भी बोल दिया कि मेटल की जो वैकेंट ऑर्बिटल है
जो मेटल कैटायन है उसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है हमारे पास वो कैसी होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो कुछ ऑर्बिटल हमारे पास खाली रहेंगी, एम्प्टी रहेंगी, और जो लीगैंड हमारा रहेगा उसके पास क्या रहेगा, एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेगा हमेशा हमारा, लोन पेयर। तो यहाँ से क्या करेगा, जो लीगैंड का लोन पेयर है वो कहाँ मूव करेगा, मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में, और यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड हमारा, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड हमारा, ठीक है। मेनली हम कैसे दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास एक मेटल है, मेटल की ये ऑर्बिटल है जो क्या है, एम्प्टी है, फिर हमारे पास क्या है, लीगैंड है, ये लीगैंड की है, और लीगैंड के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जब बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी हमारी, लीगैंड इस तरीके से, और जो ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये हमारे पास क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर साइन क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लीगैंड से कहाँ मूव कर रहे हैं, हमारे पास मेटल के पास। दूसरा देखो ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा हमारे पास, ठीक है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हमारे पास, कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे या जितने ज़्यादा लोन पेयर रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी वहाँ पर कर सकते हैं हमारे पास। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अगर फोर्थ पॉइंट जो था तो वीबीटी के अलोंग फोर्थ पॉइंट हमारे पास आया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी भी मेटल का, मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी भी मेटल का मैग्नेटिक मूवमेंट और किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा डिसाइड करेगा उसकी ज्योमेट्री को प्लस उसकी हाइब्रिडाइजेशन को। क्लियर है हमारा यहाँ से फोर्थ पॉइंट। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हमेशा बात रखना कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ज्योमेट्री है और हाइब्रिडाइजेशन है, हमेशा एक दूसरे से रिलेट करेंगे, कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। डिफरेंट इन द सेंस हम ये कह सकते हैं सिंपल कि अगर जो मैग्नेटिक मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा डिसाइड करता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी हमारी और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है वो भी कौन डिसाइड करता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ही डिसाइड करता है हमारे पास। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमने पहले बोल दिया कि जो हमारे पास लीगैंड है उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसी बेस के ऊपर लीगैंड को क्या किया गया, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारे पास थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या लीगैंड हमारे पास, ठीक है, और सेकंड जो थी हमारे पास वो क्या थी, हमारी वीक लीगैंड, हमारा लीगैंड, और जो वीक लीगैंड हमारे पास होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लीगैंड समझ। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, साइनाइड हो गया, CO हो गया हमारे पास। बात करें हाईली तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सा 5 जो पॉइंट था हमारे पास उसमें बोलता है वीबीटी के अलोंग कि जो लीगैंड होगा उसके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इसी बेस पे जो लीगैंड है उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और सेकेंड हमारे पास है वीक लीगैंड और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लीगैंड हमारे पास। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। देखो 6 जो पॉइंट था उसके अलोंग हम कहते हैं यहाँ पर कि हमने ये तो बता दिया कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीगैंड रहेगा, एक वीक लीगैंड रहेगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग लीगैंड है हमारे पास वो हमेशा क्या करेंगे, बाइंड होंगे या उनके पास टेंडेंसी रहेगी टू पेयर अप द डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर।
मेटल कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या कर सकते हैं, मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे, उनके साथ पेयर अप होंगे और क्या करेंगे, एक जो नेसेसरी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी उस वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वीक लिगेंड की, जो वीक लिगेंड है हमारे पास, इनकी क्या होती है, इनके पास टेंडेंसी नहीं रहती है डी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होने की। do not have tendency to pair up the d electron, ठीक है। सिंपल सी बात है कि स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड है उनके पास टेंडेंसी होती है डी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होने की, लेकिन जो वीक लिगेंड है उनके पास टेंडेंसी नहीं रहती। और इसी वजह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोई वीक लिगेंड है या नहीं है तो उससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता लिगेंड का हमारा, और वो हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं फ्री मेटल कैटायन या एटम की तरह, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो फ्री मेटल कैटायन या एटम है उसमें जैसे डी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैसे ही क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद रहेंगे, उनमें कोई भी इफ़ेक्ट हमारे पास नहीं आएगा हमेशा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हमारे पास वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और मतलब ये कह सकते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो रहे हैं। तो जब ये पेयर अप होंगे तो वहाँ से जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा हमारा। यहाँ से क्या है कि जो वीक लिगेंड है उनकी टेंडेंसी नहीं होती है डी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होने की, और इसी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड हमारा होता है वो कैसा रहता है हमारा, कोवेलेंट ना होके कैसा होता है हमारा, आयनिक बॉन्ड रहता है हमारा। क्लियर है यहाँ से कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास, लेकिन जो वीक लिगेंड है वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं हमारा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं, पोलिंग ने क्या बताया कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं, हम सिंपली क्या कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होता है, एक s यूज होती है, 3 हमारी p ऑर्बिटल यूज रहती हैं, और उसके अलावा हमारे पास 2 d ऑर्बिटल रहती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहती है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यूज रहती है। लेकिन उसने बताया कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की वजह से जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और यहाँ पर क्या रहेगा, 2 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारे पास होती है D2sp3 हमारी, और एक क्या हो सकती है sp3d2 हमारे पास, ठीक है। मेन जो डिफरेंस है यहाँ पर वो क्या है हमारे पास कि जो D2sp3 है इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल हमारी क्या हुई है, यूज हुई है, और यहाँ पर हमारे पास क्या यूज हुई है, आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुई है हमारे पास। क्लियर है यहाँ से हमारा, ठीक है। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें हमेशा तो ध्यान रखना जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स रहेगा वो क्या रहता है हमारा, मोर स्टेबल रहता है हमारा, ठीक है। हो गया यहाँ से क्लियर हमारे पास। सेम केस हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी हमें पता है हमारे पास क्या रहती हैं, 2 ज्योमेट्री बनती हैं हमारे पास, बनती है, एक टेट्राहेड्रल हो गया हमारे पास, और दूसरा जैसे हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक तो क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई हमारी, और दूसरी हमारे पास क्या रहती है, स्क्वायर प्लेनर रहता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, एक हमारी क्या रहती है, sp3 रहेगी हमारे पास, और दूसरी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर में क्या रहती है, dsp2 हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, देखो यहाँ पर s है, p की हमारे पास क्या रहेगी, px, py और pz ऑर्बिटल यूज हो रही है। यहाँ पर अगर हम d की बात करें तो देखो s तो हमारे पास है ही, px और py हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम z की बात करें तो क्या रहेगी, px² माइनस y² हमारी यहाँ पर यूज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। क्लियर है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेन अजम्पशंस थे इसके। एक हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो नेचर होगा या जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास रहेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। तो ये मेन अजम्पशंस थे जो क्या दिया था, वीबीटी थ्योरी बताती है हमें, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ मेन स्ट्रक्चर हम इसकी एक बार वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पर फॉर्म होती है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हमें पता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर 2 है तो सिंपल सी बात है, एक s यूज हो रही है और एक क्या ऑर्बिट हो रही है, p की ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हमारे पास। तो शेप क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, लीनियर हमारी। और अगर ज्योमेट्री की बात करें हम तो कैसी हो जाएगी हमारे पास कि ये एक a है हमारा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा मेनली इस तरीके से, ठीक है, यूँ लीनियर रहेगी हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए क्या हो जाएगी, एक s और 2 हमारी क्या हो जाएंगी, p की यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 हमारा, p क्या है, px और py हमारे पास यूज हो रहा है। ठीक है मेनली। तो यहाँ से शेप हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास। ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर में क्या शेप रहती है हमारे पास, जैसे ये हमारा सेंटर, तो यहाँ 1 2 और 3 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या हो जाएगा, px py और pz हमारा, और यहाँ से क्या हो जाएगा sp3, और sp3 के लिए क्या रहता है हमारा, टेट्राहेड्रल हमारे पास शेप रहती है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट, एक हमारा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गई। नेक्स्ट 4 के लिए ही हमारे पास क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर, और उसमें क्या होता है हमारे पास D2sp2 हमारा, और D2sp2 के अंदर हमारे पास क्या रहता है, स्क्वायर प्लेनर हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कंपाउंड है, उसके अंदर D कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है, dx² माइनस वाई स्क्वायर हमारी यूज हो रही है स्क्वायर प्लेनर में। तो मेनली क्या होगा हमारा, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे कि बताया था मैंने, s क्या है, px और py हमारी यूज होंगी, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर एक हमारे पास यूज हो रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो x² माइनस वाई स्क्वायर कौन सी है, इनर सेल है, क्योंकि d हमारा पहले आ रहा है, तो ये क्या है, n-1d सेल है हमारे पास। ठीक है, शेप हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हमारी हो जाएगी। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो कैसी रहेगी हमारे पास, ये इस तरीके से। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक s है, 3 हमारे पास p है, py और pz हमारे पास, और उसके अलावा क्या रहेगा, एक d हमारा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन dsp3। यहाँ पर भी जो d है हमारी वो कौन सी सेल हो रही है, इनर d सेल यूज हो रही है यहाँ पर। और अगर हम शेप की बात करें तो क्या हो जाएगी हमारी, ट्राइगोनल प्लेन बाई पिरामिडल हमारी शेप हो जाएगी। और कैसे रहेगी हमारे पास, 1 2 हमारा 3 हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से 5 हमारे पास। जो मेनली था हमारे पास ट्रायंगल, उसी के अंदर क्या आ जाते हैं, 2 और हमारे पास यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 के लिए ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी इनर डी ऑर्बिटल यूज हुई थी, अब हम क्या कर सकते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, sp3d हमारे पास। ठीक है यहाँ पर। और अगर हम शेप की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है, एक स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले हम, जो हमारी स्क्वायर प्लेनर जो शेप थी अरेंजमेंट हमारी, वो बनाएंगे हम यहाँ से। ये हमारी हो गई, और इसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और अटैच हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6, और 6 के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, अभी मैंने बताया था, D2sp3, और एक हमारे पास क्या रहेगी, sp3d2 हमारे पास। यहाँ पर क्या है, n-1 यूज हो रही है, और यहाँ पर nd मतलब इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रही है। और अगर हम बात करें शेप की तो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम जो स्क्वायर पिरामिडल था उसके ऊपर एक और हमारे पास यहाँ पर एटम यूज होगा।
लिगेंड यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो ये कुछ सिंपल सी शेप और ज्योमेट्री थी जो हम क्या बताते हैं, वीबीटी के थ्रू बताते हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। वीबीटी, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम वीबीटी की लिमिटेशंस की बात करें तो जो फर्स्ट लिमिटेशन आती है वो तो यही है सिंपल, कि जो वीबीटी थी उसने सिर्फ क्या किया था, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, मेनली हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर उसने बता तो दिया कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या ज्योमेट्री है, उसकी क्या शेप है, लेकिन वो ये क्लियर डिफाइन नहीं कर पाया कि ये ज्योमेट्री और शेप हमारी ऐसी क्यों आ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पर सिर्फ इसने क्या बताया कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर तो इसने क्लियर कर दी, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर और स्पेक्ट्रा की और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो उसको ये डिफाइन नहीं कर पाई थी हमारी। ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारे पास। क्लियर है। यहाँ से बात करते हैं थर्ड। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट थे, जैसे अगर हम बात करें, हमने ये बताया कि ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन थी, D2sp3 और एक हमारे पास क्या थी, sp3d2 हमारे पास। तो यहाँ से नॉर्मली हम कह सकते हैं डिपेंड कर रहा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की, और उसी बेस पे हम बता रहे थे कि हमारे पास क्या थे, जो कंपाउंड है हमारा वो क्या था, हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनमें क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो क्या थी, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, लेकिन वो क्या थे, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था और एक हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था। तो मेन क्लियर यहीं पर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने के बाद भी उनकी स्पिन क्या हो रही थी, डिफरेंट आ रही थी, वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो वीबीटी इसको क्लियर नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे हम CO के साथ ले NH3 हमारे पास 6 3 पॉजिटिव और एक हम लें COF6, ठीक है, 3 नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी +3 है और यहाँ पर भी क्या है, CO की ऑक्सीडेशन +3 है हमारे पास। लेकिन अगर हम देखें हाइब्रिड इनकी बात करें तो एक हमारे पास क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और एक हमारे पास क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मेनली क्या है कि जो लो, जहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, n-1 डी ऑर्बिटल यूज होगी हमारे पास, वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ND की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रही है वहाँ पर क्या होगा, हाई स्पिन। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दोनों की सेम है, तो जो ये डिफरेंस यहाँ पर आ रहा था उसको वीबीटी वहाँ से क्लियर नहीं कर पाई थी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी थी उसको भी ये नहीं बता पाई थी कि जो अलग अलग कंपाउंड की स्टेबिलिटी हो रही है वो कैसे वेरी कर रही है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कंपाउंड हमारे पास कैसे रहते हैं, लेबाइल रहते हैं, और कुछ हमारे पास कैसे रहते हैं, इनर्ट रहते हैं। तो जो लेबाइल हमारे पास कंपाउंड है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत फास्ट करेंगे, लेकिन जो इनर्ट हैं वो डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, बहुत स्लो करते हैं, और इससे उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वीबीटी थ्योरी थी हमारी वो डिफाइन नहीं कर पाई काइनेटिक इनर्टनेस को। ठीक है, कि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी थी, थर्मल स्टेबिलिटी को तो वीबीटी ने डिफाइन कर दिया था अच्छे से, लेकिन जो काइनेटिक इनर्टनेस थी, जो काइनेटिक स्टेबिलिटी थी, उसको वीबीटी थ्योरी हमारी क्या कर पाई थी, डिफाइन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने पीछे बताया था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास है वो क्या डिफाइन करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करता है और उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, यहाँ पर मेनली ये कह सकते हैं, या उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो वहाँ से उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वीबीटी इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाई थी कि जो ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट में वेरिएशन आ रही है हमारी, वो क्यों आ रही है हमारे पास। तो ये भी इसकी एक मेन लिमिटेशन थी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने बताया कि डी ऑर्बिटल हमारी यूज हो रही है, तो जो डी ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है हमारे पास एनर्जी लेवल के अंदर, उसको भी वीबीटी डिफाइन नहीं कर पाई थी हमारे पास।
ठीक है, कि जो डी ऑर्बिटल की हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही थी या जो डी एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग हो रही थी उसको भी वीबीटी हमारी डिफाइन नहीं कर पाई थी। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अलोंग उनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, और ये स्टेबिलिटी क्यों चेंज हो रही थी उसको भी वीबीटी हमारी डिफाइन नहीं कर पाई थी। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कंपाउंड हैं हमारे पास कुछ जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनकी जो एक्यूरेट ज्योमेट्री है या जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हुई थी हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर हम निकल सेकंड का एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो Ni सेकंड हमारे पास ज्योमेट्री अगर हम बताएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 3D8 हमारे पास रहेगी यहाँ पर, और 3D8 के अंदर अगर हम देखें तो D के अंदर हमारे पास 5 होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास। देन हमारे पास S और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, P हमारे पास। तो यहाँ से अगर निकल 2 पॉजिटिव के लिए हम देखें या निकल सेकंड के लिए देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास sp3 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आनी थी, लेकिन जब हम sp3 के अलोंग हम देखें तो ये कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन जब हमने इसका क्या किया, स्पेक्ट्रा के थ्रू हमने जब यहाँ पर देखा तो इसने बताया कि जो निकल सेकंड हमारे पास आता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहती है, dsp2, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री जो इसकी शेप हमारे पास आती है वो कैसी रहती है, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर रहती है, ना कि टेट्राहेड्रल होती है। तो यहाँ पर भी वीबीटी हमारे पास क्या हुई थी, फेल हुई थी। और मेनली यहाँ से क्या बताया था, जब हम वीबीटी की बात करते हैं तो वीबीटी से क्या बताती है, पैरामैग्नेटिक बताती है। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के थ्रू यहाँ पर देखा था तो वहाँ से हमें पता चला कि ये कैसी होती है, डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर है हमारा यहाँ से। सेम कॉपर के एग्जाम्पल में भी था हमारे पास कि जो कॉपर सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो वीबीटी डिफाइन नहीं कर पाई थी हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि जब भी हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे होते हैं, जो हमारा जितने भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज के अंदर हमारे पास जितने भी हैलाइड या वाटर हमारे पास आते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, देखो सिंपल ध्यान रखो, जैसे वाटर है हमारे पास H2O या फिर कोई भी हैलाइड ग्रुप हमारे पास है वो हमेशा क्या करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हुआ। दूसरा अगर हम देखें साइनाइड का केस तो यहाँ पर हमारा होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, वीबीटी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी। तो यहाँ पर भी वीबीटी हमारे पास क्या हुई थी, फेल हुई थी हमारी मेनली। ठीक है, तो ये वीबीटी की मेन जो हमारे पास लिमिटेशंस थी वो थी, देखो जो मेन लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मेन तो यही है कि कलर और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसको डिफाइन नहीं कर पाई थी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है, इनर्टनेस है, उसको डिफाइन नहीं कर पाई थी। मैग्नेटिक मूवमेंट की वेरिएशन को नहीं बता पाई थी, क्योंकि टेम्परेचर के अलोंग मैग्नेटिक मूवमेंट में वेरिएशन हो रही है, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा वेरिएशन का दिखा रहा है तो वहाँ से उसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन वीबीटी ऐसा कुछ भी नहीं कहती है हमें। दूसरा ये कहता है कि काफ़ी ऐसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है, लेकिन कहीं पर वो क्या कर रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कहीं पर क्या कर रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरा सेम केस हमारे पास यहाँ था कि जो वाटर था और हैलाइड आयन थे ये हमेशा क्या करते हैं, कॉमनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लेकिन और जो साइनाइड हमारे पास हुए ये कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और वीबीटी इसको भी डिफाइन नहीं कर पाई थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे। तो ये जितनी भी लिमिटेशंस थी ये आगे डिफाइन कौन कर पाया था, इसके लिए जो हमारे पास बॉन्डिंग थ्योरी दी गई थी वो हमारी क्या थी, CFT। और CFT ने ये जो जितनी भी वीबीटी की लिमिटेशंस थी इनको क्या किया था, क्लियर किया था। इसके लिए एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया था। तो जो मेन हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो थ्योरी है वो हमारी क्या है, CFT यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, CFT के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।